नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है कायाकल्प सम्मान का हेल्थ सेक्टर में प्रभाव। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की जनरल मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्टर अर्चना वर्मा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। दर्शकों, बेहतर स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है और इस अधिकार को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन हेल्थ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। मिशन हेल्थ के जरिए हम आपको सेहत से जुड़ी हर तरह की जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार के द्वारा हर व्यक्ति तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं, इसी बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे एक्सपर्ट से। जी हां, आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए फोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब, ये फोन इन कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि कायाकल्प योजना क्या है, क्यों शुरू की गई, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी। कायाकल्प अवार्ड योजना ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है उसी का एक अंग है। तो ये हॉस्पिटल्स की जो हमारी जो भी गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए एक प्रयास है। इसमें चिकित्सा जहाँ जहाँ पे भी दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और अब तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर्स तक भी लागू कर दी गई है। तो मैं ये बताऊंगी कि ये शुरुआत में 2015 में इसको लॉन्च किया गया और उसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसको लिया गया है और सभी जितनी भी मैंने आपको बताई इकाइयाँ, ये सभी इससे आच्छादित हैं। तो इसमें ये करा जाता है कि इसकी एक गाइडलाइंस हैं, उसका एक लेड डाउन स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। ये मानक चिकित्सालयों के स्वच्छता, उसमें हाइजीन प्रमोशन या इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जो बायोमेडिकल वेस्ट इकाइयों में निकलता है उसका उचित निस्तारण किस तरह किया जाना चाहिए, हेल्थ जितना जो भी चीज़ें हम हेल्थ से रिलेटेड होती हैं उसके प्रमोशन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं ना कि जैसे हर चीज़ केवल इलाज से नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रिवेंशन किया जाता है, इसलिए कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इन सभी चीज़ों को समेकित रूप से लागू करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और उसके आधार पर इकाइयों का एक विश्लेषण किया जाता है और अवार्ड उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो चयनित होते हैं उसका मापदंड क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे चिकित्सालय हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर तक जाती हैं हमारी, जहाँ जहाँ सुविधाएं दी जाती हैं। ये सारी सुविधाएं अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके की सुविधाएं अलग अलग इकाइयों से दी जाती हैं। तो इसीलिए इनके मानकों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो इसका जिसको हम थीमेटिक एरिया कहते हैं वो सब में समान रूप से लिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि हॉस्पिटल का लेआउट कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल किस तरह का हो, साफ सफाई किस तरीके की हो, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, अंदर अतिक्रमण ना हो या जानवर अंदर ना घुसते हों, है ना, जैसे आप काऊ कैचर वगैरह लगा के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि एक स्वच्छ परिवेश मरीजों को मिल सके, उनके परिजनों को मिल सके, साफ पानी की व्यवस्था हो चिकित्सालय के अंदर, क्योंकि केवल मरीज नहीं आते, उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं, तो उनकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उनको बैठने का स्थान चाहिए तो उनके लिए एक रैन बसेरा हो, पानी पीने की जगह हो, पानी साफ पीने के पानी का प्रबंध हो, चिकित्सालय में रोशनी का प्रबंध हो, क्योंकि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो सिर्फ वार्ड के अंदर अगर रोशनी है तो परिजनों को खासतौर पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो एक
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि प्रकाश व्यवस्था कैसी हो, साफ सफाई कैसी हो, लेआउट कैसा हो, साथ में सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं। सिक्योरिटी का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि अंदर जानवर न घुसते हों, साथ में अवांछित तत्व अंदर न घुसते हों। एक कम से कम एक परिवेश ऐसा हो कि मरीजों को भी और उनके परिजनों को भी, और साथ में जो स्टाफ है चिकित्सालय में, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वो सुविधाएं दे रहे हैं, उन सबको भी ऐसा माहौल मिले जिसमें काम करना आसान भी हो और सारी चीज़ें जो भी उनको करने हैं उनके दायित्वों को पालन भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मानक हैं, वो हर चिकित्सा इकाई के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसको देखने का, मापने का एक जरिया है। उसके मापने के अनुसार जो हमारा स्कोर जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर 3 चरणों में इसका असेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो चिकित्सा इकाई में एक टीम, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो साफ सफाई देखते हैं, इन सबको मिला के एक टीम बनाई जाती है। इस टीम को वो चेक पॉइंट्स या वो जो भी हमारे मानक हैं उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है। अब वो इसका विश्लेषण करते हैं कि हमारा चिकित्सालय, अगर एक निर्धारित उसका मापदंड है, उस पर हमारा चिकित्सालय कहाँ तक पहुँचा है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो कि फैसिलिटी खुद करती है। इसके बाद उसको एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जांचा जाता है कि क्या वो आकलन सही हुआ है। तो उसके लिए एक पीयर असेसमेंट होता है, जिसमें आसपास के डिस्ट्रिक्ट से या आसपास के हॉस्पिटल से या फिर हमारे जो क्वालिटी के लोग हैं, जो हमारे कार्मिक हैं पूरे प्रदेश में, उनकी टीम बनाकर हम लोग इसको जांच करते हैं। उसमें भी एक मानक निर्धारित है कि 70% स्कोर आना चाहिए। अच्छा। अगर पीयर असेसमेंट में 70% का स्कोर मिल जाता है तो फिर चिकित्सा इकाई का एक एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाता है। अब ये आप कहेंगे ये एक्सटर्नल असेसमेंट कौन करता है? बिल्कुल। एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए हमारे पास स्टेट लेवल पे एक पूल है। उसमें मेडिकल कॉलेजेस के लोग हैं, उसमें SGPGI के लोग हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ हमारे चिकित्सक हैं जो हमारी PMS सर्विसेज से हैं, इसके अलावा कुछ NGOs हैं जो उनको भी सम्मिलित किया जाता है, एक कुछ DPMs हैं। इस तरह के करके एक पूरा पूल है जिनको पहले यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी गई और उसमें जब वो पास हुए तब एक पूल हम लोगों ने बनाया है। अब इस पूल में से एक रैंडम सैम्पलिंग करके और एक 2 या 3 लोगों की टीम बनाई जाती है और वो जाके चिकित्सा इकाई का आकलन करते हैं और अगर सब कुछ मानकानुसार होता है, 70% स्कोर, अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करती है चिकित्सा इकाई, तो वो अवार्ड के लिए अर्ह हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, बाराबंकी से हैं, जयदेवी मिश्रा जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो, जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी स्वागत है आपका। जी क्या हमारा सवाल है? प्रश्न ये है, कायाकल्प सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? जी डॉक्टर साहब बताइए, बहुत अच्छा सवाल है इनका। कायाकल्प जो सम्मान है वो सच में एक सम्मान ही है, क्योंकि अगर हम सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए चिकित्सालय में सुविधाएं दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो उसी को एक तरह का रिवॉर्ड देने का ये तरीका है कि उसको कुछ जो कैश प्राइज दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी सुविधाओं में और सुधार कर सकें, मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कोई और जितनी सुविधाएं चिकित्सालय में दी जा रही हैं उससे यदि कोई और सुविधाएं देने की आवश्यकता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, सिर्फ एक्सरे हो रहा है, तो वो दी जा सकती है उसके द्वारा। या इसमें जो हम अवार्ड मनी जो देते हैं, इसका 25% जो हिस्सा होता है वो चिकित्सालय के लोगों को ही दिया जाता है। मतलब ये इंसेंटिव जो चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं उन लोगों को जाता है। तो उनका भी किस तरह से वो उसमें किस तरह की गुणवत्ता चाहते हैं, ड्यूटी रूम को सुधारा जा सकता है या उनके लिए कुछ और व्यवस्था की जा सकती है, कुछ CMEs वगैरह की जा सकती हैं जिससे कि उनकी नॉलेज लेवल भी बढ़ सके। तो इस तरह का पूरा एक गाइडलाइन है जिसके द्वारा चिकित्सालय की सुविधाएं और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा परिवेश मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। जयदेवी मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कायाकल्प सम्मान का, तो जो हॉस्पिटल चयनित हुआ तो विभिन्न श्रेणियों में जो प्रोत्साहन राशि होती है वो कितनी होती है, ये जरूर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। जी बिल्कुल, जो भारत सरकार के मानक हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनका जो कंपटीशन होता है ये स्टेट लेवल पे होता है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 160 के ऊपर हमारे यहाँ जनपद स्तरीय चिकित्सालय हैं यूपी में, तो वो सभी 160 चिकित्सालयों का स्टेट लेवल पे एक कंपटीशन है। उसमें जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, जो थर्ड आएगा,
उन सबको अवार्ड दिया जाता है। जो फर्स्ट आते हैं उनके लिए 50 लाख की धनराशि है। अच्छा। उसके बाद जो सेकंड आएंगे उनके लिए 20 लाख रुपए की धनराशि है। जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं उनके लिए 10 लाख की धनराशि है। लेकिन जितने भी चिकित्सालय 70% एंड अबव स्कोर करेंगे जी। उन सभी के लिए 3 लाख रुपए दिए जाने का मानक निर्धारित किया गया है। पर इसमें हम लोग कुछ और भी चीजें देखते हैं, और अभी भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया गया है कि जो चिकित्सालय जो भी सुविधाएं दे रहे हैं उनका एक तरह की मॉनिटरिंग सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से भी की जाती है, जो मेरा अस्पताल के माध्यम से करते हैं। अब ये मेरा अस्पताल क्या है आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। मेरा अस्पताल एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है। इसमें जो भी चिकित्सालय में रोगी आते हैं उन लोगों का फोन नंबर कैप्चर करा जाता है। हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त एक कॉलर है बाराबंकी से, नंदस्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की योजनाएं तो बहुत चल रही थी, इस कायाकल्प सम्मान की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही आपने पूछा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार स्तर से या प्रदेश सरकार स्तर से चलाई जा रही हैं। जैसे कि एक जननी सुरक्षा योजना है, JSSK है, और भी बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो ये सभी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। मतलब यदि जननी सुरक्षा योजना की मैं बात करूं तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनको किस तरह की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। JSSK की अगर हम बात करें तो यदि महिला को घर से अस्पताल तक आना है या वापस उनको छोड़ा जाना है, साथ में जितनी देर वो अस्पताल में रहेंगी तो उनको जो दवाएं दी जानी हैं, जो उनकी जांचें होनी है, या उनको जो खाना दिया जाना है, ये सभी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। अच्छा। तो ये योजना JSSK कहलाती है। उसी तरह बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो विशेष किसी रोग को एड्रेस करते हैं या उसके लिए इलाज मुहैया कराते हैं। लेकिन अगर मैं चिकित्सालय की बात करूं तो चिकित्सालय में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही होती हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारा कार्य किया जा रहा होता है। उसमें बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट भी जनरेट होता है। उसमें आप ये भी समझते हैं कि चिकित्सालय से निकलने वाला जो कूड़ा है वो सामान्य कूड़े से अलग होता है, इसीलिए उसका निस्तारण भी अलग किया जाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम घर में काम करते हैं उसके हमारे पास कुछ मानक होते हैं जिसके तहत हम काम करते हैं। जैसे अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने के बाद हम हाथ धोएंगे। उसी तरह ये और भी अच्छी तरीके से चिकित्सालय में लागू करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक मरीज जो आया है, जो परेशान है, बीमार है, साथ में जो उनको सेवा दे रहे हैं, तीमारदार हैं, वो भी साथ में हैं। इसके अलावा जो सेवा प्रदाता हैं उनको बहुत सारे मरीजों को सुविधाएं देनी है। तो इन सभी के बीच में किसी भी तरीके का संक्रमण का ट्रांसफर न होने पाए, जिससे कि जो मरीज है वो भी लाभान्वित हो और जो उनको सेवाएं दे रहे हैं या जो उनकी तीमारदारी में लगे हैं उनको भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है और चिकित्सालय के सभी जो भी उसमें करी जाने वाली गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलें, मानकों के अनुसार चलें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है जिससे सारी जितनी भी सुविधाएं दी जा सकें वो अच्छे तरीके से दी जा सके और मरीजों को लाभ मिल सके, परिजनों को भी लाभ मिल सके। बिल्कुल। थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी मैम, हमारा नाम प्रियंका है। जी प्रियंका जी। हमारा सवाल ये है कि कायाकल्प सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब। प्रियंका जी, कायाकल्प सम्मान प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित मानक है चिकित्सालय के लिए, चिकित्सा इकाइयों के लिए। उन सभी की अर्हता पूरी करनी होती है। उसमें कुछ थीमेटिक एरियाज हैं जैसे कि हॉस्पिटल अपकीप कैसा होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल किस स्तर का हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस स्तर का हो, हमारी सपोर्ट सर्विसेज किस तरह की हो। ये सपोर्ट सर्विसेज में हमारी डाइट, हमारी लॉन्ड्री सर्विस, हमारी सिक्योरिटी सर्विस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के मानक निर्धारित हैं। उनको अगर हम पूरा करते हैं, कोई भी चिकित्सा इकाई उसको पूरा करती है तो वो अवार्ड के लिए योग्य हो जाती है। एक तो इसमें मैं बताऊंगी कि एक तो ओवरऑल स्कोर होता है जो 70% के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये ऐसे क्षेत्र हैं कि इनमें निरंतरता बनाए रखना और मानकों के अनुसार काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे जरा से भी चूक हुई तो बजाय फायदा होने के नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोगों ने इस प्रदेश में ये हम लोगों ने मानक रखे हैं कि हॉस्पिटल का स्कोर 70% होने के साथ ही इन दोनों थीमेटिक एरियाज में भी 70% स्कोर होना चाहिए।
तो ये 70% एक तरह का स्कोर इसलिए निर्धारित किया गया जिससे कि एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड सभी चिकित्सालय जितनी भी चिकित्सालय हैं या स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं वो एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ज़रूर प्राप्त कर सकें। प्रियंका जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, आप जो हमें जवाब दे रही थी, कॉलर्स के फ़ोन आ गए थे इसलिए हमको रोकना पड़ा आपको। बिल्कुल, उसको कंटिन्यू रखिए। मैं ये बता रही थी कि जितने भी आपके जो थीमेटिक एरियाज हैं जी, इनकी इंपॉर्टेंस तो मैंने बताई ही आपको कि अलग अलग इंपॉर्टेंस ये है कि हॉस्पिटल का परिवेश सुरक्षित भी हो, साफ भी हो, हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो सुविधाएं उनको पता हो कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिल सकती हैं, ये भी पता हो कि कौन सी सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो इसके लिए एक सिटीजन चार्टर हम लोग चिकित्सालय में बाहर ही लगाते हैं। अच्छा, ये सिटीजन चार्टर ये दर्शाता है कि उस चिकित्सालय में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि मान लीजिए कोई महिला किसी चिकित्सालय में पहुंच रही है और वो मान के चलती हैं कि हमारे लिए प्रसूति की सुविधाएं यहाँ पे होंगी, लेकिन यदि वो चिकित्सालय कोई मेल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे प्रसूति की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तो बेवजह वहाँ उनका वक्त बर्बाद ना हो और वो जो कीमती समय है उसका वहाँ पे नष्ट होने के बजाय वो सही जगह पहुँच सके। इसलिए चिकित्सालय में बाहर ही डिस्प्ले कर दिया जाता है कि क्या क्या सुविधाएं हम देंगे। इसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई सुविधा हम वीकली दे रहे हैं या हफ्ते में 2 बार दे रहे हैं तो उसका भी वहीं पे दिखा दिया जाए, दर्शा दिया जाए कि हम कौन सी सुविधा कितने फ्रीक्वेंटली देते हैं। कुछ सुविधाएं होती हैं जो 7 दिन चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं जो किसी विशेष दिन दी जाती हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों का डिटेल एक सिटीजन चार्टर के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद आती है बात कि चिकित्सालय में सुविधाएं तो उनको पता चल गई कि क्या क्या मिलेंगी, लेकिन वो सुविधाएं कहाँ मिलेंगी ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये होता है कि चिकित्सालय में जैसे ही घुसेंगे उसमें घुसने के साथ ही जी, उनके पास एक ये साइनेजेस का एक सिस्टम है कि कौन सी सुविधा कौन सा कक्ष किस तरफ को है ये दर्शा दिया जाता है। और वो डायरेक्शनल साइनेजेस यदि कोई उसको देखते हुए जाए तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों को हम ये कहना चाहते हैं कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। उसी को स्टैंडर्डाइज करने की स्कीम ये है कायाकल्प अवार्ड स्कीम की सारी सर्विसेज हमारी स्टैंडर्डाइज हो सके, एक बेयर मिनिमम बेंचमार्क हम अटेन कर सकें। जी। तो ये उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, उर्मिला जी का फोन आ रहा है बनारस से। जी। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैं उर्मिला बोल रही हूँ बनारस से। जी उर्मिला जी, क्या मेरा सवाल है? सवाल ये है कि कायाकल्प सम्मान में क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है या फिर ये केवल कर्मचारियों के कार्य पर निर्भर करता है? बताइए डॉक्टर साहब। उर्मिला जी, बताना चाहूँगी कि कायाकल्प अवार्ड स्कीम पूरे हॉस्पिटल में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उन सभी को स्टैंडर्डाइज करने का या एक मानक प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है। उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ चिकित्सालय में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ रोगियों के भी दायित्व हैं, उसमें परिजनों के भी कुछ दायित्व हैं, साथ ही जो हमारे एनजीओज हैं उन लोगों का क्या रोल होना चाहिए, हमारे जो हेल्थ पार्टनर्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, जो हमारी जिसको हम सामाजिक सहभागिता कहते हैं उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें करी जानी चाहिए चिकित्सालयों में। तो केवल ये जो सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल में रहते हैं उनका दायित्व नहीं है कि चिकित्सालय ठीक से चले, ये हमारी एक समेकित सहभागिता है कि हम किसी भी चिकित्सालय में, चूँकि वो मरीजों को सुविधाएं दे रही हैं, तो वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए एक समग्र रूप से एक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड इस तरह बनाए गए हैं और उसको इसी तरह लागू किया जाता है जिससे सभी सुविधाएं ठीक से दी जा सकें, और साथ में जो 25% इंसेंटिवाइजेशन है वो एक तरह का मोटिवेशन है उस चिकित्सालय के लोगों के लिए जो वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे कि वो सर्विसेज की गुणवत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। उर्मिला जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको कायाकल्प योजना के अंतर्गत चुना गया है, तो क्या उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं? उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई भी जा सकती हैं। कुछ तरीके ये भी करा जा सकता है कि कुछ मशीनें यदि नहीं हैं तो उनको लगाया जा सकता है। साथ ही अगर चिकित्सालय में कोई ऐसा चीज़ है जैसे जो साफ़ सुथरी नहीं है या उसको और अच्छा करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं उसमें जो धनराशि की आवश्यकता है वो इसमें से ली जा सकती है। इसके गाइडलाइंस हैं। अच्छा। इसकी गाइडलाइंस हम लोगों ने दी हुई हैं, तो उसके अनुसार चिकित्सालय में जो भी गैप्स हैं उनको इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। साथ ही 25% इंसेंटिवाइजेशन जो कि स्टाफ के मोटिवेशन के लिए होता है, और ये एक निरंतर चलने वाली स्कीम है। इसमें साल दर साल चिकित्सा इकाई अवार्ड ले सकती है। अच्छा जी, ये इसलिए इस तरह किया गया है जिससे निरंतरता गुणवत्ता की बनाई जा सके।
बस उसमें एक कैच ये है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे होंगे हॉस्पिटल्स, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो कंपटीशन है वो स्टेट लेवल पे है। अच्छा। तो इसमें जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हॉस्पिटल या फर्स्ट और सेकंड CHCs होंगी हमारी, इनको अपने पिछले स्कोर से 5% स्कोर बढ़ाना पड़ेगा अगले साल, अगर वो फिर से अवार्ड पाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके अंतर्गत गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की भी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दी जाती है। इसमें जो गीला कूड़ा है और जो सूखा कूड़ा है, क्योंकि ये नगर निगम के द्वारा निस्तारित किए जाते हैं, जिसको हम जनरल वेस्ट कहते हैं, ये नगर निगम के द्वारा निस्तारित किए जाते हैं। जबकि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जिसमें इन्फेक्शन हो जाने के या संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं, उसका निस्तारण की विधि बिल्कुल अलग है। उसके लिए एक दूसरी एजेंसी आइडेंटिफाइड है जो आती है और मानकानुसार अलग अलग थैलों में करके कूड़े को, उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि कौन से थैले में किस तरह का कूड़ा जाएगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं दी जाती, ये ट्रेनिंग हमारी स्टाफ नर्सेज को भी दी जाती है, हमारे फार्मासिस्ट को भी दी जाती है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को भी दी जाती है, यहाँ तक कि जो हमारी आउटसोर्स करी जाने वाली सर्विसेज हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए हमारी किसी हॉस्पिटल में लॉन्ड्री की सुविधा आउटसोर्स की गई है या डाइट की सुविधा आउटसोर्स की गई है, तो ये उनके ऊपर भी लागू होती है। अच्छा। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि किस तरह से वो कूड़े का निस्तारण, कौन से पहले तो पृथक्कीकरण या सेग्रीगेशन करेंगे और फिर उसको अलग रखेंगे, जिससे इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एक बार ये बात और बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो 3 श्रेणियां आपने बताई थी, उसमें कितनी राशि मिलती है, प्रोत्साहन राशि? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे 50 लाख, 20 लाख और 10 लाख की धनराशि। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल 70% की अर्हता पूरी करेंगे, उन सभी को 3 लाख रुपए प्रति चिकित्सालय की दर से दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन है। जो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे उनको 15 लाख, अगले वाले को 10 लाख, उसके बाद जितने भी आएंगे उन सभी को हम कमेंडेशन अवार्ड देते हैं। इसके साथ ही जो PHCs है हमारी, वो मैं बताऊंगी कि PHCs का जो कंपटीशन है वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा। आप जानते ही हैं कि प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जनपदों के अंदर ये PHCs हैं। उन PHCs का कंपटीशन अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। जैसे कहने का मतलब है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है तो जितनी भी PHCs यहाँ होंगी वो उसी मानक के अनुसार उनका असेसमेंट किया जाएगा और उनका, लेकिन जो कंपटीशन होगा वो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के PHCs के बीच में होगा। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम और पूछना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिर में। जैसा कि आप बता रही कि जो सम्मान राशि मिलती है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी, जो सम्मान राशि मिलती है उसमें जो इसका 75% है वो चिकित्सालय के RKS फंड में जाता है। जी। अब ये RKS फंड क्या होता है? ये RKS फंड ये होता है कि जो हम चिकित्सालय की जो भी मतलब सुधार के लिए जो भी हमें पैसे की आवश्यकता है वो हम इससे ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ उपकरणों की कमी है या कोई और किसी और तरीके के कंज्यूमेबल्स की जरूरत है, तो वो इस 75% से पूरी की जाएगी। और जो 25% उसका जो अवार्ड मनी का जो हिस्सा है वो स्टाफ को जाएगा। उसमें ये उनके CMSs या इंचार्जेस के द्वारा उनको भी गाइडलाइंस दी गई है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो चाहें तो स्टाफ के लिए पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं। अच्छा। वो चाहें तो स्टाफ के लिए कोई एक CME का आयोजन कर सकते हैं कि उनका ज्ञानवर्धन भी हो और हमारी सुविधाएं भी बढ़ सकें और उनका मनोरंजन भी किया जा सकता है। उनके साथ में जैसे जो हमारे स्टाफ के लिए रूम बने होते हैं, अगर उसमें प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं है या AC की आवश्यकता है, नहीं है, वो सब इसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये क्या क्या करा जा सकता है, ये पूरा गाइडलाइन हम लोगों ने दी हुई है और उसके अनुसार ही पिछले 4 साल से स्कीम चल रही है। इस बार 5वें साल ये स्कीम रन होगी प्रदेश में। जी हाँ, ये था हमारा आज का मिशन हेल्थ कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, कायाकल्प योजना क्या है? जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बस जल्दी से आप हमें लिख भेजिए इस सवाल का जवाब इस पते पर। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल ID है missionhealth.dduplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस स्टूडियो में आई और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।